बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है और जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रीच का बर्थडे मंथ है। तो हम इस मंथ में, दिसंबर में, बर्थडे मंथ क्या, अब तो परसों बर्थडे है उसकी, तो हम लोग इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा रीच के नावल पढ़ेंगे। और अभी जो पीछे जितने, एक तो मैंने स्टार्टिंग रीच के नावल से ली थी जिस पर रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत कम था। फिर उसके बाद जो बाकी के 2 नावल पढ़े हैं, 2-3 नावल, वो रीच के फेवरेट ही पढ़े हैं मैंने। अब ऐसे है कि ये भी रीच का नावल है जो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादा लोगों ने इसको नहीं रीड किया होगा, क्योंकि मैं भी इसको इतना नहीं रीड किया हुआ। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और आए जी, नावल स्टार्ट करते हैं। नहीं हुसैन बेटा, ज़िद मत करो, तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते, अभी तुम बहुत छोटे हो। ज़हरा ने अपने 16 साल बेटे को समझाने की कोशिश की। ओ मॉम, मेरा दोस्त तो गाड़ी चलाता है, इसको कोई मना नहीं करता, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, मुझे नहीं पता, बस वो ज़िद्दी लहजे में बोला। मुझे देखो बेटा, ये सही नहीं है, तुम अभी बहुत छोटे हो। जहाँ तक रेहान की बात है तो वो आपसे बड़ा है उम्र में, मामा ने समझाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मुझे हर चीज़ के लिए मना कर देती हैं आप, मुझे डैड से बात करनी है। वो सीधा अंदर चला गया। हुसैन, वो भी तुम्हें इस उम्र में गाड़ी चलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। इस वक्त वो मीटिंग में होगा तो मेरे फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करोगे। ज़हरा इसके पीछे ही। लेकिन तब तक तो वो फ़ोन कर चुका था। मुझे डैड से बात करनी है, आप अभी इन्हें फ़ोन दे, वो सेक्रेटरी से बोला। सर अभी मीटिंग में, सेक्रेटरी ने कहा। आई डोंट केयर, फ़ोन दो इनको, बदतमीज़ी से बोला। सर ने मना किया, प्लीज़ आप थोड़ी देर बाद। ओ जस्ट शट अप, मैंने कहा डैड को फ़ोन दो, बनाई तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा, वो गुस्से से बोला। 16 साल दे विच ये ली तेनू अकड़ देखो। इस उम्र में भी इसका गुस्सा इसके बाप पर था। सेक्रेटरी ने डरकर रिजवान साहब की मीटिंग में डिस्टर्बेंस पैदा की। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा कि मीटिंग के दौरान। सर आपके बेटे का फ़ोन है, वो गुस्से में आपसे बात करना चाहते हैं, सेक्रेटरी ने जल्दी से बताया। इनके चेहरे पर आया गुस्सा फ़ौरन ठंडा हो गया। इनके इकलौते बेटे का फ़ोन था जो शादी के 8 साल बाद बहुत मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ था। इसकी कोई भी बात रिजवान साहब टाल नहीं सकते थे। इस वजह से वो बदतमीज़ और ज़िद्दी होता चाह रहा था, लेकिन रिजवान साहब को इस बात की कोई परवाह न थी। वो बस अपने बेटे की हर ख्वाहिश इसके बोलने से पहले पूरी करना चाहते थे। चलो जी, अब एड्डे ने वड्डे होकर कोई ना कोई जान चाड़ने। हाँ मेरा बच्चा, बोलो मेरी जान, तुम गुस्से में क्यों? वो अपनी सेक्रेटरी से फ़ोन लेते हुए नरम लहजे में बोले। डैड मुझे गाड़ी चलानी है, वो ज़िद्दी लहजे में बोला। हाँ बेटा, ड्राइवर के साथ ले जाओ, तुम जवान हो रहे हो, तुम्हें अब गाड़ी चलाना आनी चाहिए, लेकिन ड्राइवर के बगैर नहीं। मैं इसे कह दूंगा, वो तुम्हें चलाना सिखा देगा। वो इजाज़त देते हुए बोले तो हुसैन ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा। आई लव यू डैड, वो खुशी से कहता हुआ फ़ोन रख चुका था। फिर अपनी माँ के पास है। आप मुझे मेरे डैड जितना प्यार कभी नहीं कर सकती, वो कहता हुआ बाहर निकल गया, जबकि ज़हरा से बाहर जाता हुआ देख रही थी। वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अपने बेटे को बिगड़ने से नहीं बचा सकती थी। जो बस एक फ्रीक ही नहीं चाहता, एक फ्रीक अकेला क्या कर सकता है? मतलब यार, औलाद की परवरिश में ना पेरेंट्स दोनों का रोल होता है। ਹੁਣ एक ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ सवारी ਵਿਗਾੜੀ जा रहा है तो दूजा तो नहीं ना कल्ले कुछ कर सकता। क्योंकि रिजवान साहब इसी उम्र में हर किस्म की आज़ादी दे रहे थे जो एक 16 साल बच्चे को नहीं देनी चाहिए थी। आज़ादियाँ दे के फिर बच्चा तो नहीं रहेगा। रेहान देखो, गाड़ी में खुद ड्राइव करके लाया, इसने खुशी से अपने दोस्त को बताया। हुसैन, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अलाउ कैसे किया गाड़ी ड्राइव करने के लिए? रेहान ने परेशानी से पूछा, जो उम्र में से 1 साल बड़ा था लेकिन गाड़ी चलाना सीख रहा था। इसके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ इसकी जिम्मेदारी में शामिल हो चुका था। करोड़ों के बिजनेस को संभालने वाला वो अकेला था जिसके लिए हर चीज़ में बेस्ट होना चाहता था। इसके रिश्तेदारों ने इसके चचा और इसके वालिद की जायदाद हथियाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी माँ और इसकी चाची ने इसकी परवरिश इस तरह से करी थी कि अपने चाचा और बाप की दौलत को संभाल पाए। वो इनका आखिरी सहारा था। लेकिन हुसैन, जो खुद इससे 1 साल छोटा था, इसका गाड़ी चलाना इसे अजीब लग रहा था। देखो यार, अभी तो 18 साल का होने में मुझे भी वक्त है और तुम गाड़ी चलाना सीख रहे हो, थोड़ा सब्र कर लो, ये उम्र ठीक नहीं है। इसने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाते हुए इसे समझाना चाहा। तुम खुद ड्राइव करते हो, मुझे मना करो, मैं गाड़ी चला लूँगा। वैसे भी मेरे डैड कहते हैं कि अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, हुसैन ने लापरवाही से कहा। अच्छा, अगर तुम्हारे डैड कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, मगर ड्राइवर के बगैर गाड़ी मत चलाना जब तक ठीक से सीखना चाहो, रेहान ने कहा। तो हुसैन का मूड ऑफ हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले नहीं चला सकता? इसने इसकी बात को गलत मानों में लिया। नहीं दोस्त, मेरा वो मतलब नहीं है। रेहान इसका मूड समझ चुका था कि इसका मूड ख़राब हो चुका है। अरे हुसैन बेटा, तुम कब आए? जीमा ने बाहर आकर इसे देखा तो खुश होगी। बस अभी आया था मामा, रेहान ने खुद ही जवाब दे दिया। अच्छा मैं खाना लगा रही हूँ, तुम भी आओ खाना खा लो, ज़ईमा ने मोहब्बत से कहा। नहीं आंटी, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा, वो इससे कहता बाहर निकल गया। चले बाबा, ड्राइवर ने कहा। मैं अकेला जाऊँगा, वो ज़िद्दी अंदाज में बोला। इन्हें कोई चाँद चाड़ के रहना।
आई एम सॉरी बाबा, सर का ऑर्डर है कि आपको अकेले ना भेजा जाए। यू इडियट, तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले, तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे, वो गुस्से से बोला। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन सर का हुक्म है, मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकता, ड्राइवर ने कहा। मैं डैड को बोलूँगा आज तुम्हें फारिग करे, वो गुस्से से बोला, जबकि गरीब ड्राइवर अपनी नौकरी के लिए परेशान हो चुका था। रेहान भाई मुझे बड़ी वाली चॉकलेट ला कर दें, छोटी वाली मम्मा खा गई हैं, वो मुंह बसोर कर बोली। इस घर में और कोई नहीं था जिस पर वो बेचारी इल्ज़ाम लगाती। हया, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी अब रेहान को भाई मत बोला कर, वो तुम्हारा मंगेतर है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम तुम्हारी इसके साथ शादी कर देंगे। सोबिया ने अपनी 8 साल बेटी को समझाते हुए कहा। चलो जी, बचपन तो लाद दे जेंद विच की पा रहे हैं। वैसे जैसे मेरी गुड़िया की शादी होती है, वो मासूमियत से पूछने लगी। हाँ बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी गुड़िया की शादी होती है, सोबिया ने इसे प्यार से समझाया। जाओ हया, बाहर जाके खेलो, रेहाने से मोजे से हटाकर कहा तो फ़ौरन बाहर भागी। चाची प्लीज़ हया के सामने इस तरह की बातें ना किया करें, अच्छा नहीं लगता, अभी वो बहुत छोटी है। रेहान ने कहा। नहीं रेहान, हया को अभी से ही सब कुछ पता होना चाहिए, इसे ये बात पता होनी चाहिए कि कल इसको तुम्हारे साथ शादी होनी है, ताकि वो अभी से इस रिश्ते को कबूल कर ले, बाद में कोई मसला ना बने। पैदा होने फिर 10 दिन दी उन्होंने। नहीं मेरी जान, पहले आप ठीक से गाड़ी चलाना सीख तो लो, फिर आपके डैड आपको दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी लेकर देंगे जो किसी के पास नहीं होगी, रिजवान साहब ने मोहब्बत से समझाने की कोशिश की। नहीं डैड, मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा, इसकी ज़ेर एक बार फिर से सर चढ़ के बोल रही थी। देखो बच्चे, समझने की कोशिश करो, बस 2 साल की बात है, 2 साल सब्र कर लो, फिर तुम जब चाहो जहाँ चाहो ड्राइव करके ले जाना। तब तक तुम ठीक से गाड़ी चलाना सीखो, फिर तुम्हारा लाइसेंस भी बन जाएगा। अपने डैड की बात सुन लो प्लीज़ रिजवान, प्लीज़। रिजवान साहब ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो वह कुछ भी नहीं बोला। रिजवान साहब काफ़ी देर इसके चेहरे को देखते रहे, जिससे इसकी नाराज़गी का अंदाज़ा लगाते रहे थे। वो काफ़ी देर इसी तरह रूठा हुआ इनके करीब बैठा रहा, लेकिन रिजवान साहब ने फैसला कर लिया वो तब तक इसे गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। चलो बड़ी गल है कि कोई रिजवान साहब ने भी कोई फैसला किया। हुसैन इनके करीब से उठकर अंदर चला गया, जिसका मतलब साफ था वो इनसे नाराज़ हो चुका है। इसकी नाराज़गी इन्हें बेचैन कर देती थी। आप इसकी हर बात मान लेते हैं, इसीलिए इतना ज़िद्दी होता जा रहा है। आपको इसकी हर ज़िद पूरी नहीं करनी चाहिए, वरना वो आगे मज़ीद। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे मेरे बेटे की बात माननी चाहिए या नहीं। तुम जानती हो मेरा बेटा कोड़ी कोड़ी की चीज़ों के लिए तरसे। तुम चाहती हो मेरा बेटा कोड़ी कोड़ी की चीज़ों के लिए तरसे। वो रिजवान शाह का बेटा, इसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। खबरदार जो तुमने इस पर रोक टोक करने की कोशिश की तो ही कानों से फाड़ के रोना। वैसे भी आजकल काफ़ी शिकायत लगा रहा है वो तुम्हारी, हद में रहो तुम। तुम मेरे लिए अहम इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे की माँ हो, याद रखना, वरना हमारे ख़ानदान की औरतों को किस तरह से रखा जाता है तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। वो गुस्से से कह दो बाहर निकल के। इज़्ज़त रास ही नहीं है। ज़हरा जानती थी कि अगर 8 साल बाद भी हुसैन की ज़रूरत में माना बनती तो इनकी ज़िंदगी ज़हरा की कोई औकात न थी। रात 11 बजे का वक्त था। डैड कितनी बार इसके कमरे तक आ चुके थे, लेकिन हर बार दरवाज़ा लॉक देखकर बाहर वापस लौट जाते। इनकी बेचारी से छुपी भी नहीं थी। वो अभी तक इसकी ड्राइव करने वाली बात को नहीं माने थे, इसलिए अपनी ज़िद पर कायम था। 11 बजे के करीब उठा, कमरे से बाहर आया। इसका इरादा डैड के कमरे की तरफ जाने का था जब इसने अपने ख़ानदानी नौकर को बाहर जाता देखा, जो इसे देखकर इसके करीब आ गया। बाबा आप सर से मिलना चाह रहे हैं? इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, वो अपनी दवाइयाँ खा के सो चुके हैं, नौकर ने बताया। अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला गया। डैड के सोने का सुनकर वो मुस्कुराया, खामोशी से गाड़ी की चाबी निकाल कर बाहर आ गया। इसने एक नज़र वॉचमैन को देखा जो मरे से सो रहा था, और इसके करीब आया और बिना आवाज़ पैदा किए गेट खोल दिया, और इतनी खामोशी से वापस आकर गाड़ी में बैठा और तेरी से गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकला। लेकिन गाड़ी की आवाज़ इसकी लाइट से वॉचमैन की आंख खुल गई। बाबा रुक जाए, सर आपको अकेले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो इसके पीछे भागता हुआ है, लेकिन जल्दी से एहसास हो गया वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए फ़ौरन वापस आकर रिजवान को जगाने लगा। गुड़िया मेरी जान, अब सो जो, आपके मामा बाबा भी रास्ते में, इन लोगों को आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, मामू ने समझाते हुए कहा। मैंने लगता उस लानती ने ना कोई एक्सीडेंट घर बारना या कुछ ना कुछ उन्हें बगैर थी मार देनी उन्हें। नहीं मामू जानी, मैं अपने बाबा के साथ सोऊंगी, वो मासूमियत से बोली। रज़ी के बॉस की शादी थी जिसमें अपनी बीवी और 2 जुड़वा बेटों के साथ गए थे। ओए होए, मैंने लगता इनकी पूरी फैमिली ना चली जाए। गुड़िया को ना लेके जाने की वजह इसका भीड़ से डरना था। इसकी 6 साला बेटी को ज़्यादा लोगों से खौफ आता था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इसे ऐसी जगहों पर जाने से मना किया था। वो लोग इसे अपने मामू के पास छोड़ कर गए थे। वो इतनी रात हो जाने के बावजूद भी अभी तक वापस ना आई, और गुड़िया अभी तक जाग रही थी क्योंकि अपने बाबा के साथ सोने की आदत थी, जिसकी वजह से इसे अभी तक नींद नहीं आई थी। मामू इसे सुलाने की नाकाम कोशिश कर चुके थे। रज़ी प्लीज़ जल्दी चलना, गुड़िया अभी तक इंतज़ार करी होगी, साइमा ने परेशानी से कहा। साइमा और दाइम सो चुके थे, अभी ने अपनी बेटी की फिक्र थी। परेशान मत हो साइमा, वो सो गई होगी, रज़ी ने समझाया। नहीं इन्हें नहीं रज़ी, आप जानते हैं वो आपके बगैर नहीं सोती, मुझे यकीन है वो अभी तक आपका इंतज़ार करी होगी। एक तो आपके बॉस की शादी की पार्टी कितनी देर तक चलती है। साइमा को अब इनके बॉस पर गुस्सा आ रहा था। अरे यार, ये सब अमीर लोगों के चौंचले, और हम गरीब वर्कर्स इनकार भी नहीं कर सकते। आखिर नौकरी का सवाल है। रज़ी साहब खुद भी आधी रात तक चलने वाली पार्टी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपनी जॉब की वजह से मजबूर थे। इन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई ताकि जल्द से जल्द अपनी लाडली तक पहुंच सके। मैंने क्यों लग रहा है कि इन्हें अपनी लाडली तक नहीं पहुंच सकना। हुसैन गाड़ी तो ले आया था, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसे रोके कैसे। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी गाड़ी रोक नहीं पाया था।
लेकिन कभी इसकी स्पीड तेज़ हो जाती तो कभी बिल्कुल ही स्लो। इसे ठीक से मोड़ तक काटा नहीं जा रहा था। डैड ठीक कहते हैं, मुझे अभी अकेले गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गंदी नस्ल दे हुण तेनू समझ आया। फोंदा मेरे मुँह जो गंदी जी। अब वो अपनी गलती पर पछता रहा था कि अचानक एक गाड़ी इसके सामने आई। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो कंट्रोल ना कर सका। गाड़ी सीधी इस गाड़ी से टकराई। देखिए मैंने टकराने की वजह से दूसरी गाड़ी कुछ फासले पर जाकर उलट गई, जबकि इसकी गाड़ी कुछ फासले पर जाकर रुक गई थी। इसने अपनी जान बचाने पर शुक्र अदा किया और अपने कपड़े झाड़ता गाड़ी से बाहर निकला, जब इसकी नज़र दूसरी गाड़ी पर पड़ी जो सड़क के बीचों बीच उल्टी पड़ी थी और सड़क खून से लथपथ थी। हुसैन के हाथ पर कांपने लगे जब इसका ध्यान इस औरत पर जो खून से पूरी तरह से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी और इशारे से अपने करीब बुला रही थी। लेकिन वो बहुत डर चुका था। इसका दिल चाहा वो उस औरत से छुप जाए जो इसे अपने करीब बुला रही थी। अजीब सा दर्द था इसकी आंखों में जिससे वो छुप नहीं पा रहा था। वो अपने खौफ को मारता आगे बढ़ा ताकि इस औरत की कुछ मदद कर सके, लेकिन वो जानता था वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसे पता था सामने खून में लथपथ औरत जिंदा नहीं बच सकती। हुसैन ने वहाँ से भाग जाना चाहा, लेकिन वो जाकर भी भाग नहीं सका और इस औरत के पास चला। हर तरफ खून देखकर इसे खौफ आ रहा था। आई एम सॉरी आंटी, मुझे माफ़ कर दे। वो रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। मेरी बेटी, शायद वो औरत इससे कुछ कहना चाहती थी। मेरी बेटी, वो बस इतना ही बोल पा रही थी। मेरी बेटी को संभालना प्लीज़, वो बहुत छोटी, वादा करो मेरी बेटी को। दर्द की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। और लांती संभाल लेगा जो अपना आप नहीं संभाल सकता। जिदे वजह तेरा नुकसान हो गया तेरी बेटी को संभालेगा। मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, वादा करो मेरी बेटी को संभालोगे। आंटी मैं आपसे वादा करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपकी बेटी को संभालूंगा। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे। वो बुरी तरह से रो रहा था। साइमन ने इसके सर पर अपना खून से भरा हाथ रखा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दे। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूँगा। बस आप मुझे माफ़ कर दे। वो रोते हुए बोला, माफ़ किया मैंने तुम्हें, माफ़ किया, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। वो इसका हाथ अपने हाथ में ज़ोर से दबाते हुए बोली। जब अचानक इनका हाथ बेजान हो गया और इसके सामने इसकी वजह से वो 4 लोग मर गए। इसके हाथ पर बुरी तरह से कांप रहे थे। लानती, मैंने पहले ही पता से कोई ना कोई जान चढ़ना। ये लोग मेरी वजह से मर गए। मैंने इन सबको मार दिया। मैं कातिल हूँ, मैं इन लोगों का कातिल हूँ। मेरे हाथों इन लोगों का कत्ल हुआ है। वो अपने हाथों को देखते हुए रोए जा रहा था जब रिजवान जल्दी से गाड़ी से निकले और इसके पास है। डैड मैंने मार दिया, डैड मैं कातिल हूँ, मैंने इन लोगों को मार दिया। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोता हुआ बोल रहा था। नहीं मेरे बच्चे, तुमने कुछ नहीं किया, कि तुम कातिल नहीं हो। ये सिर्फ एक हादसा था, तुमने कुछ नहीं किया। वो इसे अपने सीने से लगाए बोल रहे थे। चलो यहाँ से, हमें ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठाते हुए बोले, देखो अख्तर, सब कुछ संभालो और हुसैन का नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं भी नहीं। जितना पैसा लगता लगा दो, लेकिन मेरे बेटे का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। वो अपने ख़ानदानी नौकर से बोले। फिक्र ना करे सर, बाबा को अस्पताल लेके जाए, मैं सब संभाल लूँगा, अख्तर ने कहा। एक पूरा ख़ानदान, हंसता बसता ख़ानदान उजड़ गया। तो हाले बेटे दी पई हूँ। सर गाड़ी में 4 लोग थे, 2 13 साल बच्चे थे, एक शादीशुदा जोड़ा था। एक्सीडेंट आपके बेटे ने किया। इस वक्त गाड़ी में सिर्फ आपका बेटा था। इस जगह रहने वाले आदमी ने हमें बयान भी दिया कि एक्सीडेंट आपके बेटे ने किया। सर कम अज़ कम सज़ा हुई तो 10 साल की कैद तो ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो वो बच सकता है। इनके सामने बैठा AIP अपनी औकात दिखा रहा था। SP अपनी औकात दिखा रहा था। अपनी बकवास बंद करो और कीमत बताओ मुझे अपने बेटे के लिए। कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। रिजवान साहब 3 दिन से परेशान थे। हुसैन से गलती हुई थी, ये इनका नज़रिया था, लेकिन उन्होंने ये देखने की गलती नहीं की कि इसकी गलती की वजह से 4 जाने जा चुकी थी। इन्हें फिक्र थी तो सिर्फ अपने बेटे की, जो 3 दिन से मेडिसिन के ज़रिए असर था। इसे जब भी होश आता वो चीखने चिल्लाने लगता। डॉक्टर ने इसे माइग्रेन बताया था, जबकि रिजवान साहब अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे थे ताकि इनके बेटे को कुछ ना हो। न जाने कितने सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देकर इसका नाम हटाने में कामयाब हुए, लेकिन हुसैन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसकी हालत को देखते हुए इन्होंने लंदन जाने का फैसला किया। हया तुम क्या कर रही हो? इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल ठीक से बनवाऊँ। सोबिया कब से हया के पीछे भाग रही थी, लेकिन अपने बाल बनाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर। इधर सोबिया को इस पर गुस्सा आने लगा, लेकिन वो अभी भी शरारतें करती इधर से उधर जाती। हया अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं 2 हाथ लगाऊंगी तुम्हें। बहुत हो गया, बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो दिन ब दिन, कोई बात नहीं मानती मेरी। सोबिया गुस्से से बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरे बाल रेहान बनाएंगे। आप खींचती हो दर्द होता है, रेहान से दर्द नहीं होता। वो अच्छे हैं। हया मुँह बनाती ऊँची आवाज़ में कहती, फिर से भाग गई। सब काम तुम्हारे रेहान करे, नौकर लगा ना तुम्हारा। कभी तुम्हें स्कूल छोड़ के आए, कभी तुम्हें घर लेकर आए, कभी तुम्हारे साथ खेले, कभी तुम्हारे बाल बनाए। आखिर क्या क्या करे वो बच्चा? सुबह होते घर से निकल तो आधी रात को वापस आता। जानती हो कितनी जिम्मेदारियां इसके सर पर आन पड़ी हैं। बोलते बोलते सोबिया की आंखें नम होने लगी। इतनी छोटी सी उम्र में कितनी ख्वाहिश होती है बच्चों की। रेहान को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था। खुद को संभालो सोबिया, यहाँ हमें अपने बच्चे का सहारा बनना है, हमें इसकी ताकत बनना है। मत भूलो इसे कितने लोगों का मुकाबला करना है। अगर हम लोग हिम्मत हार जाएंगे
तो वो लोग हमसे जीत जाएंगे। और हया की तुम फिक्र मत करो, अभी बच्ची है, इसके मसाइल नहीं समझ सकती, इसके बाल भी वो खुद आकर बना देगा। तुम खींचती उस बेचारी को दर्द होता है। जायमा ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। इसके नखरे सिर्फ वही बर्दाश्त कर सकता है, सोबिया मुस्कुरा कर बोली थी। जायमा भी मुस्कुरा दी। सर आपके बेटे को माइग्रेन है, वो इस हादसे से जो इसके हाथों से वह निकल नहीं पा रहा है, इस हादसे से निकलने के लिए इसे बहुत सारे वक्त की ज़रूरत है। आपके साथ के ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, आपको इसके लिए स्पेशल वक्त निकालना होगा। आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना होगा ताकि आगे पीछे के मामलों में कहीं इस हादसे को भूल जाए, क्योंकि इस उम्र के हादसात वाक़यात बच्चे कभी भी नहीं भूलते। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका बेटा कोई बहुत छोटा बच्चा नहीं है जो अपनी बचपन की बातें भूल जाएगा। जो हादसे इसके हाथों से हुआ वो इसे कभी बाहर नहीं निकल सकता, वो चीज़ इसे हमेशा याद रहेगी, मगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे वक्त देना होगा। इसे बताना होगा कि वह हादसा इसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता, डॉक्टर ने तफसील से बताया। मेरी परियां कहाँ हैं? अजीम ने घर में कदम रखते ज़ोर से सबसे पहले अपनी लाडलियों को पुकारा तो इनकी लाडलियाँ दौड़कर इनके सीने से लगी। इनके 4 बच्चे, वे 2 बेटे और 2 बेटियां, लेकिन जाने खुदा को क्या मंजूर था कि बड़ी बेटी रानिया के बाद बेटा आहत 3 साल का होती बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गया और फिर कुछ ही दिनों में दुनिया से चल बसा। इसके 2 साल बाद इनके एक और बेटा पैदा हुआ जो महज 2 माह का था और बीमार हो गया। इसका इलाज करवाते करवाते एक दिन वो भी इन्हें छोड़कर चला गया। ओहो, ये औलाद की आजमाइश भी बहुत बड़ी आजमाइश होती है। और फिर जब अब्रिश पैदा हुई थी इन्हें इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ा। रानी और अब्रिश में 6.5 साल का फ़र्क था, लेकिन अजीम साहब के लिए इनकी दोनों बेटियां इनकी ज़िंदगी थी। इन्होंने कभी अपने खुदा से अपने बेटे छिन जाने का शिकवा न किया, क्योंकि इन्हें खुदा ने 2 खूबसूरत बेटियां दी थी जो इन्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। वो बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते थे, इनके बस में होता तो शायद इनके लिए चांद तारे भी तोड़ लाते। घर आने के बाद जब तक वो इन दोनों को न देख लेने सुकून नहीं मिलता था। धनक बेटा, कब तक भूखी रहोगी मेरी जान, खाना खा लो। मामी ने आहिस्ता से इसके करीब बैठकर प्यार से कहा। मामी मैं बाबा के साथ खाऊंगी। मामी प्लीज़ आप इनसे कहें कि वापस आ जाए, मैं इनको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। वो 6 साला मासूम सी परी अपने खूबसूरत नन्ही आंखों में आंसू भरे मासूमियत से बोली। मामी वो बेस्ट है, वो बीस्ट जिसने बाबा मामा और भाई को मार डाला, मैं बड़ी होकर इसे मारूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं इससे पूछूंगी कि मेरे मामा पापा ने इसका क्या बिगाड़ा था, इसने मेरे भाइयों को भी मार डाला। वो रोते हुए मामी के गले लगकर धीरे धीरे बोल रही थी। सब रिश्तेदारों ने धनक को छोड़ दिया था, कोई इसका सहारा न बना सवाए इसके मामू के। इसकी अपनी शादी भी 3 माह पहले हुई थी। ज़ैनब ने सोच लिया इस मासूम को माँ का प्यार देगी और इसे कभी मतलबी लोगों पर यकीन नहीं करने देगी। हाय क्या मिला एक मासूम बच्ची का सब कुछ छीन कर, किसके सहारे जिएगी मासूम। हाय भाई भी मार डाले जालिम ने। ज़ैनब की माँ सुबह से इनके घर आई हुई थी और अपनी आंखों से झूठे आंसू बहा रही थी। अम्मा जी ये मेरे सहारे जिएगी, मैं पालूंगा इसको। माँ बाप मर गए लेकिन मामू अभी जिंदा है इसका, और मामू इसे पालेगा, यासर ने फ़ौरन कहा। हाय हाय ये क्या कह रहे हो बेटा, अभी अभी तो तुम्हारी अपनी शादी हुई है, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, और वैसे भी लड़की ज़्यादा है, कैसे संभालोगे अकेले। अम्मा भी ने कहा। अकेले क्यों संभालूंगा, आपकी बेटी संभालेगी इसे, और जहाँ तक मेरे अपने बच्चों का सवाल है तो अब से हमारी बच्ची धनक ही है, हमें और बच्चों की ज़रूरत नहीं। इसने ऊंची आवाज़ में कहा, गोया किचन में काम करती बीवी को सुनाया था, और उठकर बाहर निकल गया। अम्मा भी की तो आंखें बाहर क्यों निकल आई। उसे बाहर जाता देखकर फ़ौरन अपनी आंखें साफ कर दी किचन में आई। ये फैसला तुझसे पूछ कर किया गया कि वो अपनी बेटी के सर पर सवाल पूछने लगी। जी अम्मा जी, हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया। अब धनक ही हमारी बेटी है, वो और हमें और बच्चों की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी धनक को माँ बाप का प्यार देंगे। ज़ैनब ने कहा तो अम्मा का दिल था अपनी बेटी की जान निकाल दी, जिसकी भी 3 माह पहले शादी हुई थी। नहीं ये तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि ठीक है आप धनक को माँ बाप का प्यार दो, लेकिन ये क्या फ़ैसला हुआ कि हमें और औलाद की ज़रूरत नहीं है। दिमाग ख़राब हो गया, एक तो कंगाल आदमी से शादी कर ली, तेरे बाप ने तेरी, जिसके पास एक दुकान और सवाए छोटे से मकान के कुछ भी नहीं, और तू अब इसकी बहन की बच्ची पालेगी। अम्मा वो ये 3 बच्ची है, कौन है इस मासूम का हमारे अलावा जो आकर इसके सर पर हाथ रखेगा। इसने अम्मा को समझाना चाहा। तू तो कम अज़ कम नहीं है, खबरदार जिस लड़की की माँ बनने की कोशिश की, 6 साल किया, काम पर लगाए इसे, और जल्दी से जल्दी अपने बच्चे की तैयारी कर, शौहर का ध्यान इस पर से हटे और अपने बच्चे की तरफ आए। अम्मा ने समझाते हुए कहा। एक पल के लिए जीनत को अपनी माँ की सोच पर अफसोस हुआ। ज़ैनब को, अम्मा आपने सुना अभी यासर क्या कहकर गया, धनक ही हमारी बेटी और हम इसी का ख्याल रखेंगे। ज़ैनब ने अम्मा की किसी बात पर ध्यान न देते हुए कहा। कर ले बेटा, कर ले अपनी मनमानी, कर ले, कर जो तुझे औलाद नहीं होगी फिर ये धनक भी अपने रंग दिखाएगी तो माँ की बातें याद आएंगी। अभी भी वक्त है, क्यों इसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करिए, क्यों अपनी जन्नत मारी। अम्मा ने इसे समझाना ना छोड़ा। अम्मा धनक हमारी बेटी है और यासर मेरे शौहर है, और शौहर के हुक्म के खिलाफ जाकर भी तो मैं जहन्नुम ही कमाऊंगी, और धनक को पाल कर इसे अच्छी तरबियत देकर इसकी माँ बनकर भी मैं जन्नत कमा सकती हूँ। खुदा के लिए मेरे जहन में यह फतूर न डाले, अल्लाह का फैसला कि मुझे धनक की माँ बना रहा, मुझे ये फैसला मंजूर है। डैडी मैंने इन आंटी से वादा किया कि मैं इनकी बेटी का ख्याल रखूंगा, हम पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मैंने आंटी से किया हुआ वादा नहीं भूल सकता, मैं इनकी बेटी का ख्याल रखूंगा, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। प्लीज़ पाकिस्तान वापस चले, मुझे इस लड़की को ढूंढना है। हुसैन अपने सर दर्द को इग्नोर किया मुसलसल बोला था। बेटा तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है इस वक्त, तो तुम फिक्र मत करो, मैं ढूंढूंगा इस बच्ची को। तुम्हें आराम की ज़रूरत है वरना तुम्हारा दर्द बढ़ जाएगा, मैं खुद जाऊँगा पाकिस्तान, इस लड़की का पता करके इसे ढूंढ कर यहाँ लेकर आऊँगा तुम्हारे पास। रिजवान ने समझाते हुए कहा। इन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए माफ़ किया था क्योंकि मैंने इनकी बेटी का ख्याल रखने का प्रॉमिस दिया था, अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूँगा तो आंटी मुझे माफ़ नहीं करेंगी। प्लीज़ डैड वापस चले। वो रिजवान साहब की मिन्नतें करने लगा।
देखो बेटा, मैं इस लड़की को ढूंढूंगा, इसे यहाँ लेकर आऊँगा तुम्हारे पास, तुम इसका बहुत सारा ख्याल रखना, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें आराम की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने इन लोगों का एड्रेस ढूंढा, लेकिन अभी मिल नहीं पा रहा। वो लोग शायद हमारे शहर के नहीं थे, लेकिन इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो इसे प्यार से समझाते हुए झूठ बोलने लगे। डैड, आप इसे ले आएंगे तो फिर मैं इसका बहुत सारा ख्याल रखूँगा। इन आंटी से किया हुआ वादा निभाऊंगा। वो इनके गले लगा बताने लगा। हाँ मेरी जान, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, रिजवान साहब ने सोचते हुए कहा। सर, आपने पापा से झूठ क्यों बोला कि आपने लोगों को पता किया, जबकि सच तो यह है कि आपने लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं किया? अख्तर ने रिजवान साहब से पूछा। क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। हुसैन अभी बच्चा है, सही गलत की पहचान नहीं है इसे। वो नहीं जानता कोई इतने बुरे तरीके से फंस सकता है। तुम्हें क्या लगता है वो इन लोगों के सामने जाएगा तो वो कोई एक्शन नहीं लेंगे? इनको पता चल गया कि ये सब कुछ हुसैन ने किया, तो वो ज़रूर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, इसे जेल भिजवाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ने कहा कि मुझे इसे हर तरह की टेंशन से दूर रखना चाहिए, इसे टेंशन नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैंने ये झूठ बोला। अब तब तक हुसैन पाकिस्तान नहीं जाएगा जब तक इस फैमिली को भूल नहीं जाता, रिजवान साहब ने फैसला करते हुए कहा। तो ज़रूर ही भूल लेगा। रेहान, की लड़की मेरी कोई बात नहीं सुनती, तुम भी चले जाओगे तो बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी, सोबे ने परेशानी से कहा। रेहान स्टडी के सिलसिले में लंदन जा रहा था। तो मुझे भी रेहान के साथ भेज दे, हया ने मुंह बनाकर कहा। आज सुबह से इसने कोई शरारत नहीं की थी, बस एक ही बात कही जा रही थी कि रेहान को इसे दूर ना भेजे, वरना इसे भी साथ भेजे। रेहान, आप वहाँ जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? वो मासूमियत से मुँह बनाती हुई पूछने लगी। नहीं हया, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता, तुम तो मेरी बहुत अच्छी प्यारी दोस्त हो ना। और फिर आपकी मुझसे शादी भी तो होनी है। रेहान की बात को हया ने मुकम्मल किया। रेहान ने एक नज़र सामने बैठी सोबी और साइमा को देखा, जो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। इतनी सी उम्र में हया पर इनकी शादी की बात जाहिर करना इसे ठीक नहीं लग रही थी। ठीक तो ये साइमा को भी नहीं लगी थी, लेकिन सोबी चाहती थी कि हया हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार है, ताकि आगे जाकर इनके लिए कोई मसला ना हो। एड्डे छोटे बच्चे डिजाइन नहीं पाना चाहिए। बेटा, मैंने हर जगह इस लड़की को ढूंढा, लेकिन न जाने वो लोग कहाँ चले गए। आई एम सॉरी, मुझे वो लोग कहीं नहीं मिल पा रहे। रिजवान साहब 1 महीने से पाकिस्तान आए हुए थे। हुसैन जब भी इन्हें फ़ोन करता वो किसी न किसी मीटिंग में बिजी होते, जबकि हुसैन को ये कहते थे कि वो इस लड़की को ढूंढ रहे। रिजवान साहब ने इन्हें ढूंढने की कोई कोशिश न की, जबकि हुसैन को लगता था कि इसका बाप इसकी बहुत फिक्र करता है, वो इस लड़की को ढूंढ रहा है, वो इसका वादा पूरा करने में इसकी पूरी मदद करेगा। रिजवान साहब को लगा था कुछ वक्त में हसीन लड़की हुसैन इस लड़की को भूल जाएगा, लेकिन अब वो लड़की बुरी तरह से इसके जहन पर सवार हो चुकी थी। हर वक्त वो इसी लड़की के बारे में सोचता रहता। वो इसे बिल्कुल नहीं भुला पा रहा था। इसकी पूरी ज़िंदगी मुतासिर हो चुकी थी। वो जब भी इस लड़की के बारे में बात करता, रिजवान साहब इसकी तवज्जो कहीं और करने की कोशिश करते। रिजवान साहब इसे ये जाहिर करने के लिए कि वो इस लड़की को ढूंढ रहे, इसलिए अक्सर पाकिस्तान के चक्कर लगाते। दिमाग कितने गई होती। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट हुसैन, तुम इसको क्यों अपने जहन पर सवार करो? मेरे ख्याल में तुम्हें इसको भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ इंजॉय करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम इस लड़की को ढूंढ कर बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दुरक ने इसे समझाना चाहा। नहीं दुरक, मैं सिर्फ अपना वादा निभाना चाहता हूँ। मैंने आंटी से वादा किया था कि मैं इनकी बेटी का बहुत ख्याल रखूँगा। मेरी वजह से इसके माँ बाप, इसके भाई मर गए। ना जाने किन हालात में होगी, वो न जाने किस हाल में होगी। काश डैडी से ढूंढ ले। इसकी आखिरी उम्मीद इसका बाप था। यही आखिरी उम्मीद ही टूटनी है दी। अजीम अभी घर में दाखिल हुए, सामने कोई नहीं था। पड़ोस से दूध वाले का लड़का दूध लिए दरवाजे पर खड़ा था। इसके हाथ से दूध का डब्बा लेकर वो इसे भेज कर अंदर आए। बाहर से में चारपाई पर बैठ के किसी के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। 5 मिनट 10 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब कोई ना आए तो उन्हें गुस्सा आने लगा। घर में कोई है या सब के सब मर गए? वो गुस्से से अंदर की तरफ देखते बोले तो नजमा बेगम भागती हुई बाहर आई। पूरे का पूरा दरवाज़ा खुला। मोहल्ले का लड़का न जाने कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा था। कहाँ थी बदजात औरत, शर्म हया बेच खाई है क्या? खैर वो तो 4 साल पहले ख़त्म हो गई थी। कहाँ है तेरी बेटी? बुला इसे कुछ खाने के लिए ला कर दे। वो या वो भी बाहर से खा कर आया करूँ। अजीम साहब से 2-3 आनी सी। वो धाड़ते हुए गुस्से से धाड़ते हुए बोले, जी अब्बू जी, मैं बस खाना लगा रही हूँ। अब्रिश जल्दी जल्दी हाथ चलाती किचन से बर्तन उठाती दस्तरखान पर लगा रही थी। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ नहीं सी कि जड़ा आके पड़ी लाद ਨੂੰ देखदा नहीं सी ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਨ नहीं आंदा सी जिदे 2 बेटे मर गए थे। ये तो वो ख़ानदान नहीं है। आ की हो रहा? क्योंकि अपने बाप के गुस्से से वो भी अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। एक वक्त था जब इनका बाप इनके नखरे उठाता था, थकता नहीं था, इन पर अपनी जान लुटाता था, लेकिन आज भी इनसे इतनी नफरत करता था। वजह, एक मर्द किसी के सामने नहीं झुकता। वो हर किसी से मुकाबला कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद से नहीं। वो भी तब जब औलाद एक बेटी हो। बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन जब इनकी वजह से बाप किसी के सामने नजर ना उठा पाए तो बेटियां बोझ बन जाती हैं। रानी भी अपने बाप के लिए कैसा बोझ साबित हुई थी। मैंने पहले पता सी रानिया बीबी ने कोई ना कोई जान चाड़ा होना। आज इसकी वजह से इसका बाप किसी के सामने नज़र उठाने के काबिल न रहा था। इसलिए तो अब्रिश भी अपने बाप पर बोझ बन गई थी। वो जल्द से जल्द इसकी शादी करके इसे रुखसत करना चाहता था, लेकिन भागी हुई लड़की की बहन से भला कौन शादी करता? अब्रिश इस सारे मामले में बेगुनाह थी, लेकिन फिर भी अपने बाप से नज़र उठाकर बात नहीं कर सकती थी। वो अपने बाप की निगाहों में अपने लिए बेदबारी नहीं देख सकती थी। इसे खुद से नफरत होती थी। अपने बेटी होने पर अफसोस होता था। वो बाप जो सर उठाकर कहते थे कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटे नहीं दिया तो क्या वो मेरी बेटियाँ मेरा गरूर है। अब वो गरूर टूट चुका था। रानिया वो गरूर तोड़ चुकी थी हमेशा के लिए। अब इसका बाप सर उठाकर नहीं, सर झुकाकर चलता था और लोग के बीच खड़ा होने से डरता था। अब्रिश ने खुद से वादा किया अपने बाप का सर नहीं झुकने देगी। कभी वो गलती नहीं करेगी जो उसकी बहन ने की।
इसका बाप सुबह से दुकान पर लगा था, वो जानती थी इस वक्त तो बहुत भूखा होगा। इसने जल्दी जल्दी खाना दस्तरखान पर लगाया और इसे बुलाया। खाना लगा कर अपने कमरे में आ गई क्योंकि इसे पढ़ना था, कल कॉलेज में बहुत ज़रूरी टेस्ट था जिसके लिए इसे बहुत सारी मेहनत दरकार थी। इसके बाप ने कहा था कि अब आगे की पढ़ाई का खर्चा वो नहीं उठाएगा, जल्द इसे रुखसत करो। लेकिन वो जानती थी कि इतनी जल्दी इसकी शादी हरगिज़ मुमकिन नहीं। वो जितना हो सके इतने पढ़ने की कोशिश करी थी। इसके बाप ने इसका खर्चा उठाने से इनकार कर दिया था। इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करती कि वो पोजीशन हासिल कर सके ताकि इसे स्कॉलरशिप मिल जाए जिसकी बिना पर गवर्नमेंट इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। वो दिन रात एक कर रही थी क्योंकि वो कुछ बनना चाहती थी। जो आंखें रानियाँ झुका कर गई थी, आंखों में एक बार फिर से गुरूर देखना चाहती थी, आंखों में पहले मोहब्बत देखना चाहती थी। ये कोई वक्त है घर आने का? मैंने 4 बजे से पहले तुम्हें घर वापस आने के लिए कहा था। मामू गुस्से से खड़े से घूर रहे थे जबकि वह नजरें झुकाए अपने हाथ देख रही थी जैसे सब कुछ इनकी वजह से हुआ। आज इसकी सहेली की सालगिरह थी जिसकी बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली थी। इसकी सहेली के घर एक बहुत बड़ा दरख्त था जिस पर इन लोगों ने बच्चों के लिए झूला लगाया हुआ था। धनक तो झूले की दीवानी थी। जाते इस झूले पर चढ़ गई, फिर ना सालगिरह का होश और ना ही घर वापस आने का। अब शाम 6 बजे सहेली ने ज़बरदस्ती से घर भेजा तो मामू घर पर इसका इंतजार कर रहे थे। टेस्ट शुरू होने वाले, इसके ज़रा सा होश हो है, होश हो इसे। अगर फेल होगी तो तुम्हारे टीचर तुम्हें एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। धनक, मामू ने इसे डराना चाहा। नहीं मामू जानी, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो बस डराने के लिए ऐसा कहते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, आप परेशान ना हो। धनक ने जल्दी से कहा, बेकार में परेशान हो रहे थे। मामू ने घूर कर देखा। बेटा जी, बैठने के लिए कुछ आना तो चाहिए, भी तो चाहिए ना। मुझे यकीन है इस साल तुम पास नहीं होगी। गुड़िया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम 12 जमातें तो पास कर लो। क्या कहेंगे दुनिया वाले कि भांजी को 4 जमातें तक न पढ़ा सका। मामू ने परेशानी से कहा। कोई कहकर तो दिखा, पूरी 12 जमातें पढ़ी हैं मैंने, वो भी नर्सरी प्रेप अलग से। इसने फ़ौरन जवाब दिया। तो यासिर, मामू ने अपना माथा पीट लिया। आप रहने दे यासिर, आज मैं इससे बात करती हूँ। मजा ले जो बात सुन ली है लड़की, हर वक्त मस्तियाँ सूझती हैं। आज तो मैं इसे बताऊँगी कि आज ये मेरे हाथों से बचेगी नहीं। ज़ैनब हाथ में झाड़ू लिए गुस्से से बोली तो धड़क डर कर पीछे हटी। यासिर मामू ने दोनों की नदारी पर दिल खोल कर तारी मारते हुए दाद दी। क्या लगता है तुम दोनों को? तुम दोनों की ड्रामेबाजी समझ नहीं आती मुझे। सब पता है मुझे, सब पता है मुझे, सबक सिखाओगी, इलाज करूंगी। ये इलाज होगा तुम्हारा। मामू ने इस नई समोसा शलवार और कमीज़ की तरफ इशारा किया जो कल रात ज़ैनब सी बैठी सी रही थी क्योंकि आज इसकी सहेली की पार्टी थी जहाँ पर वो ये पहन कर जाने वाली थी। मामी ने भी नजरें झुका ली। मामू 2-3 मिनट मज़ीद बातें सुनाकर बाहर चले गए तो धनक और ज़ैनब दोनों सर जोड़कर बैठ गई। मामी जानी, आज मुझे ना मीठे चावल खिलाए, मैं सुबह ब्रिश के लिए लेके जाऊँगी। धनक ने ज़ैनब की गोद में सरकते हुए फरमाइश की। मेरी गुड़िया को चावल खाने हैं? ठीक है, जल्दी से जाके मामू की दुकान से ले आ। चावल का मैं तब तक मैं बाकी चीज़ें निकालती हूँ। वैसे लाट से कहते हुए उठने लगी। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी मामू जानी की दुकान पर। देखा नहीं आपने किस तरह से गुस्सा निकाल कर गए? ये ना हो कि वहाँ मुझे किसी बोरी में डालकर उल्टा लटका दें, आप खुद जाएँ। मैं मुँह बनाती तेरी से बोली तो ज़ैनब मुस्कुराते हुए खुद ही उठकर चावल लेने के लिए चली गई। वाह, दरी मामियाँ भी मार्केट तभी चाहती। क्या वसीम बाबा, आप भी हद करते हैं। आज पहला दिन था मेरी यूनी का और आपने लेट करवा दिया। हया ने मुँह बनाते हुए कहा। अरे हया बिटिया, मैंने क्या किया? तैयार होने में तो आपने 3 घंटे लगा दिए। मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ बाहर गाड़ी में। वसीम बाबा जल्दी से बोले। इनके ड्राइवर थे और हया तो इन्हीं की गोद में खेल कर बड़ी हुई थी। बस ठीक है, मुझे पता है आप सब लोग ना मामा की टीम में शामिल हो चुके हैं। अब तो आप लोग मेरे हर काम में कीड़े निकालेंगे। एक बार मेरा बेस्ट फ्रेंड रेहान आलम घर वापस आ जाए, फिर देखिएगा। सबकी बोलती ना बंद करवा दी तो मेरा नाम भी हया नहीं। देखा, मुझे बातों में लगाकर आप तो मेरी क्लास में मिस करवाना चाहते हैं। जा रही हूँ मैं यहाँ से। वो पाँव पटक कर वहाँ से निकली तो बाबा ने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुसीबत टल गई। वो किताबों से भरा हुआ बैग और हाथों में बड़ा सा रजिस्टर लिए एक तरफ फ़ोन को संभालती तो कभी अपना बैग जब जाकर किसी से टकराई। संभल कर चलो लड़की, क्या कर रही हो तुम? सामने एक लड़का खड़ा था, ब्लू जीन्स पर रेड हाफ स्लीव शर्ट पहने, बालों को जल से ऊपर की तरफ किए, आंखों में काला चश्मा शायद धूप से बचने के लिए लगाया। ये शायद स्टाइल मारने के लिए वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। हया ने माजरत की। कोई बात नहीं, आज यूनी में तुम्हारा फर्स्ट डे है ना? इसने यकीन से कहा। तुम्हें कैसे पता? इस यूनी में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट थे, किसी को याद रखना इतना भी आसान न था जितने यकीन से वो कह रहा था। अब इतनी किताबें रजिस्टर सिर्फ स्टूडेंट पहले दिन ही लाते हैं। इसने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी ये बात सच थी। हया जब से यूनिवर्सिटी आई थी इसने ये बात बहुत नोट की थी। जिस तरह से इसने किताबों से भरा बैग उठा रखा है, इसकी जैसे चंद एक स्टूडेंट ही थे। कौन सी क्लास में तुम? आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। सामने खड़ा लड़का इतना अच्छा लग तो नहीं रहा था जितना कि वो बन रहा था। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। इसे लगा कि शायद भी इसकी मजाक बनानी है, इसकी रैगिंग करने के लिए इसको हेल्प ऑफर कर रहा है क्योंकि जहाँ तक आने से पहले वो यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। देखो लड़की, बस्ती हैदर हर किसी को ऑफ़र नहीं करता। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम मुझसे टकराई हो। अगर किसी और से टकराती तो यकीन करो इस वक्त तक तुम्हारी दुर्गत बन चुकी होती। खैर, तुम्हें अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो, इसलिए 2nd फ्लोर पर 3rd क्लास में जाना और कहीं भी घुसने या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिलहाल मुझे कैंटीन जाना क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। नहीं, मुझे नहीं आना, थैंक यू सो मच। हया ने मुँह बनाकर कहा। वहाँ से निकल गई जबकि वसी से जाता देखकर मुस्कुरा दिया। अजीब आदमी है, एटीट्यूड देखो बंदे का। खुशकिस्मत हो जो मुझसे टकराई हो। हया ने मुँह बनाकर इसकी नकल उतारी। रिलैक्स है, अब तो यूनी आई है। अब तो यूनी आई तो ऐसे नमूनों से तेरा सामना होगा, सो बी रेडी। बहुत बड़ा
बड़बड़ करते हुए अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। वैसे जो भी था बंदे ने एड्रेस बिल्कुल सही बताया था। हया सोच के क्लास में इंटरव्यू, इसे यहाँ सिर्फ 2 माह ही रहना था, लेकिन क्योंकि 2 माह बाद इसकी शादी थी, इसने अपनी शादी से पहले ख्वाहिश की थी कि इस यूनी में जाना है, और रेहान इसकी कोई भी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। वो कराची में बिजनेस करता था। हया ने आज तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही मर्दों को जाना था, एक इसके बाबा, एक इसके ताया बाबा और रेहान। वो सिर्फ चंद साल की थी जब इसके बाबा और इसके ताया बाबा का इंतकाल हो गया। इसके बाद वो सिर्फ रेहान को जानती थी। हाँ, रेहान इसका हिटलर सड़ू अकड़ू बेस्ट फ्रेंड, कज़न प्लस मंगेतर। रेहान कहने को तो इसका बचपन का मंगेतर था, लेकिन आज तक इसने इखलाक से गिरी हुई हरकत या कभी कोई ऐसी बात ना की जिसे हया के जहन में इसको लेकर उल्टी सीधी सोच है। वो अपने जज्बात अपने दिल तक रखता था। और एक थी हया मैडम, जो प्यार मोहब्बत इश्क इन सब चीज़ों से थी कोसों दूर, लेकिन अपनी शादी के बारे में बचपन से जानती थी कि इसकी माँ ने इसे बचपन में बताया था कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी शादी रेहान से होगी, इस बात के लिए तो हमेशा तैयार हो। इसकी मामा इसे कभी भी फिल्में ड्रामे नावल ना पढ़ने देती। हम बचपन से वो लड़कियों के स्कूल पढ़ी और फिर लड़कियों के कॉलेज में। ऐसा पहली बार हुआ था कि इसने इसको को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वो भी सिर्फ 2 माह के लिए। 2 माह ਦੇ ਵਿੱਚ कोई चांदनी ना चढ़ जाए, क्योंकि इसके बाद तो इसकी शादी होने वाली थी। और फिर रेहान दी अक्कड़ू का कहना था कि इसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, जबकि इसका कोई ऐसा इरादा ना था। वो तो बस यूनी देखने के लिए आना चाहती थी। इसने अपनी इकलौती सहेली से यूनी के बारे में बहुत कुछ सुना था। इसके बाद इसके दिल में शौक पैदा हो गया कि वो भी यूनी जाएगी। इसने 2 लेक्चर लिए, फिर खासी बोर होकर कैंटीन में आ गई। अजीब यूनी थी, अभी तक किसी लड़की ने इससे सीधे मुँह बात नहीं की थी। ये क्या बात हुई, अभी तक मेरी कोई सहेली नहीं बनी। यार मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ अपनी फ्रेंड बनाने की। मैंने तो वैसे भी 2 माह बाद कराची की बड़ी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सुनो लड़की, किसी ने भी तंग किया तो मुझे बताना, किसी से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। बस इसके टेबल पर आकर बैठा शुरू हो गया। एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपकी हेल्प मांगी, आप हर थोड़ी देर बाद मुझे तंग करने आ जाते हैं। मैंने कहा कि मुझे आपकी फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर आप यहाँ से जा सकते हैं। हया सुबह से इसे बर्दाश्त करी थी, अब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खैर छोड़ो, ये मेरा नंबर है, मुझे पता है। तो मैं ये लेक्चर समझ में नहीं आया, अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर लेना। अपना नंबर इसके बैग में रखकर वो चला गया, जबकि हया हैरत से मुँह खोले से जाते हुए देख रही थी। अपना नंबर इसके बैग में रखकर वो चला गया, जबकि हया हैरत से मुँह खोले से जाते हुए देख रही थी। ये क्या बात हुई कि ज़बरदस्ती का मेरा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा, हद ही होगी। वो अभी तक इन्हीं सोचों में थी जब इसका मोबाइल बचा। ये मोबाइल भी इसे चंद दिन पहले रेहान की तरफ से मिला था। रेहान का नंबर देखकर मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम हिटलर, कैसे हैं आप? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। हया फ़ोन उठाते शुरू होगी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसा गुजरा मैं तुम्हारे यूनी का पहला दिन? रेहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत बोरिंग, अभी तक मेरी एक भी सहेली नहीं बनी। मैंने सोचा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, वैसे भी तो शादी के बाद कराची चली जाऊँगी, तो वहीं पर बहुत सारी सहेलियाँ बनाऊंगी। वो इतनी आसानी से अपनी शादी की बात करती थी जैसे शादी नहीं बल्कि पिकनिक मनाने जा रही हूँ। रेहान को इसकी यही सारी बातें पहले अजीब लगती थी, लेकिन अब अच्छी लगने लगी। वो बचपन से इसे चाहता था और अब कुछ महीनों में वो हमेशा के लिए इसकी होने वाली थी, एक साफ़ सुथरे जहन के साथ। रेहान ने आज तक इसके साथ कोई ज़ुमानी बात ना की, क्योंकि वो चाहता था कि शादी के बाद वो इसे मोहब्बत के मतलब समझाए। वो इसे बताया कि बचपन से लेकर हर दिन के साथ इसकी मोहब्बत बढ़ती चली गई है। हया सिर्फ इसकी है और बहुत जल्दी सिर्फ और सिर्फ इसकी होने वाली है। अच्छा जी। वो गहरी नींद में था जब इसका फ़ोन बजा। इसने एक नज़र अपने साथ सोई हुई हसीन लड़की पर डाली, जिसका इसका दिल अचानक ख़राब होने लगा। ओ हेलो, मैंने तुमसे कहा था मेरे जागने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाना, मगर तुम तो यहीं पड़ी हुई हो। चलो उठो, निकलो यहाँ से। वो गुस्से से धाड़ा था। डार्लिंग, तुमने तो कहा था कि सुबह जाना, लेकिन अभी तो सुबह हुई ही नहीं है, अभी तो जस्ट रात है। लड़की इसकी गर्दन के गिर्द बाहें फैलाती हुई बोली, जब दुरक ने एक ही झटके से इसे धक्का दिया और वो ज़मीन पर जा गिरी। नशा उतरने के बाद इसे कोई हसीन दोशीज़ा अच्छी नहीं लगती थी। योर टाइम इज़ ओवर नाउ। अब इसका ध्यान अपने आने वाली फ़ोन कॉल पर था। बेबी, रात को तो तुम बहुत खुश थे मेरे साथ। सामने खड़ी लड़की को अपनी तौहीन बर्दाश्त न हुई, लेकिन इस अमीर बंदे के सामने कुछ बोलकर इसको अपना रिलेशन ख़राब नहीं कर सकती थी। रात को पैसे मैंने तुम्हारे मुंह पर मारे थे, अब और क्या चाहती हो मुझसे? अपनी दी गई रकम मैं वसूल कर चुका हूँ। मुँह उठो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसका मतलब तुमने मुझे यूज़ किया? तुम भी बाकी मर्दों जैसे हो, लड़की सदमे से बोली। तो दुरक के लबों पर मुस्कान आ गई। तुम मेरे पैसे से जुआ खेल खेल कर हार रही थी, तब याद नहीं आया कि तुम मुझे यूज़ कर रही हो? कल महंगी से महंगी चीज़ तुमने शॉपिंग करते हुए खरीदी, तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम मुझे यूज़ कर रही हो? और फिर तुम मुँह उठाकर मेरे साथ चलिए। मैंने एक बार भी कहा कि मेरे साथ आओ? मैं जो पैसे दिए थे इसकी वसूली मैं कर चुका हूँ, निकलो यहाँ से। दुरक इसे जवाब देते हुए अपने आने वाले फ़ोन कॉल की तरफ मतवज्जो हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपने इतने रात के फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? इसने सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा, जो टाइम देखा, जो रात के 2:30 बजा रही थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से इन्हें अस्पताल लेकर आई हूँ, प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़हरा आंटी की घबराई हुई आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो बेचैन हो गया। आंटी फ़िक्र ना करें, मैं बस 2 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। वो जल्दी से अपने जिस्म पर शर्ट चढ़ाते हुए बाहर की जानिब भाग गया, जबकि वो लड़की खड़ी इसे इस तरह से जाते हुए देखती रही। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा, अगर आज तुम ना होते ना जाने ये सब कुछ अकेले हैंडल कैसे करती, ज़हरा ने दुरक से कहा।
देखिए आंटी, या तो आप मुझे थैंक यू ना बोले या फिर बेटा ना कहे, क्योंकि बेटे को थैंक यू नहीं कहते। इस दुनिया के कुछ रूल्स हैं, आपको वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। दुर्ग ने इनके हाथ से कॉफ़ी कप इनके हाथ में कॉफ़ी कप थमाते हुए कहा, अच्छा बाबा नहीं बोलती थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो न जाने क्या होता। हुसैन ने जैसे कसम खा ली कभी वापस नहीं आएगा। 6 महीने हो चुके, इसकी शक्ल तक नहीं देखी। अपने बेटे को याद करते हुए ज़हरा की आंखों में नमी उतर आई। आंटी प्लीज़ आप ना रोएं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना। और जहाँ तक इस हुसैन की बात है, मैं खुद आज से फ़ोन करके अच्छा खासा सुनाऊंगा। बहुत गैर जिम्मेदार आदमी, अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, इसे तो मैं सीधा करूँगा। लेकिन प्लीज़ आप उदास ना हो, आप जानती हैं ना आपको उदास देखकर मेरा सारा दिन ख़राब गुजरता है। दुर्ग ने इनके आंसू साफ करते हुए बोला तो ज़हरा मुस्कुरा दी। इसके माँ बाप ने लव मैरिज की थी, फिर दुर्ग की पैदाइश के बाद दोनों में अलहदगी होगी। बाप ने गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले पैसे के लिए इसे अपने पास रख लिया, जबकि इसकी माँ ब्रिटिश थी, इसे ज़्यादा चाहिए थी। इसे ना शौहर से मतलब था ना बेटे से। दुर्ग ने कुछ अर्सा पहले हुसैन के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था। इसके पास जितना भी पैसा था इतना ही वो अयाश तबीयत का था। इसका कहना था वो पैसे अपने लिए कमाता है। जब से इसने अपना कारोबार शुरू किया, इसका बाप भी इसके साथ नरमी से पेश आने लगा। बल्कि ये कहना सही होगा कि वो इसकी दौलत के लालच में सबको ये याद आ गया कि दुर्ग इसका बेटा है। दुर्ग हुसैन के साथ मिलकर पाकिस्तान में कंपनी लॉन्च करने वाला था। तुम भी अब शादी कर लो, कब तक ऐसे अकेले रहोगे? ज़हरा ने इसको देखते हुए कहा, वो बेशक हुसैन तरीन मर्दों में से एक था। आंटी पहले आप अपने हुसैन की शादी करवाओ, फिर मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे। ना तो वो नकम्मा खुद शादी करेगा, ना ही मेरी होने देगा, दुर्ग ने मज़ाही अंदाज में कहा। तुम तो जानते हो ना, हुसैन तब तक शादी नहीं करेगा जब तक इसे वो लड़की नहीं मिल जाती। वो अपनी ज़िंदगी को एक ही जगह रोके हुए, हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हम इस लड़की को इसके जहन से निकाल दें, लेकिन ये नामुमकिन है। हुसैन अपने बचपन में की गई इस गलती को कभी नहीं भूलेगा और ना ही अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे सोचेगा। ज़हरा ने नाउमीदी से कहा, अभी तो मेरी बस एक ही दुआ है कि कोई लड़की से मिले और बस लड़की को भूल जाए। सिर्फ एक गलती की वजह से वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करा, जबकि वो आंटी से माफ़ भी कर चुकी थी। दुर्ग ने कहा, लानतियो एक गलती लगे हुए गयो, जिंदा घर उजड़ गया, पूरा ख़ानदान उजड़ गया, उन्होंने कोई नहीं। आप पता क्या करें, इसके लिए कुछ अच्छी सी लड़की ढूंढे, शादी की जिम्मेदारी मेरी, ज़बरदस्ती दूल्हा बना दूंगा, और फिर मेरे लिए भी कोई ढूंढ लीजिएगा। मेरा मतलब है इस रास्ते से हटाने के बाद मेरी भी बारी। दुर्ग ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहा। ज़हरा मुस्कुरा दी। वैसे थे सबको खुश रखने वाला। ये दाल बनाई है तुमने, नमक है ना जायका, ये सलीका से कहा तुमने अपनी बेटियों को? अजीम गुस्से से नजमा से कहने लगे, अबू कल मैंने आपको बताया था घर में सौदा ख़त्म होने वाला, घर में जो कुछ था इसमें इतना ही बना सकी हूँ। और इसने नजर झुका कर कहा, वो भी कॉलेज से आई थी, यूनिफॉर्म पहले बाप के लिए खाना बना रही थी। तूने अभी तक ये कॉलेज के कपड़े क्यों नहीं उतारे? अभी आई है क्या? इन्होंने गुस्से से पूछा। जी अब्बू, थोड़ी देर पहले आई हूँ, अबरीश ने जवाब दिया। छुट्टी तो तुझे 2 बजे हो जाती है, इस वक्त 2:45 बजने, कहाँ मुँह मार रही थी तू? अब्बू गुस्से से बोले। अब्बू आज एक्स्ट्रा क्लास थी कॉलेज में, और इसके बाद आते ही आपके लिए खाना बनाने लगी। बस एहसान जताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए खाना बना रही थी। अच्छे से जानता हो क्या करती फिरती हो तुम सब, बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? एक बात कान खोल कर सुन ले अब्रिश, अगर तूने भी अपनी बहन की तरह मुंह काला करना है तो मुझे पहले बता दे, ताकि मैं जहर खा के मर जाऊँ, क्योंकि जिल्लत में फिर से बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गुस्से से बोले तो अब्रिश तड़प उठी। अब्बू ये कैसी बातें करे? वो इनके कदमों में बैठी रोते हुए बोली, जबकि वैसे देखे बिना खाना छोड़े बाहर निकल गए। एक बार अगर एतबार टूट जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे वापस नहीं जोड़ सकती। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम एतबार का पौधा लगाना और इसे परवान चढ़ाना है। अगर इस पौधे को बेतबारी की धूप लग जाए तो वो दोबारा कभी हरा भरा नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए मुरझा जाता है। और अजीम के एतबार का पौधा रानिया जड़ से उखाड़ गई थी। अब अब्रिश चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, अब वो पौधा दोबारा नहीं लगा सकती थी। लानती औरत, आपने मर खप गई किसी पासे तो बेचारी पिछलियाँ जड़े है उन्होंने जिंदगी जीवन कर गई। मामी मुझे गोलगप्पे खाने, पैसे दे मुझे, इसने टिफिन थामते हुए कहा। जी नहीं बेटा, आपने कोई गोलगप्पे नहीं खाने, रात भर खांस के आपको सुकून नहीं मिला? मामी ने साफ इनकार करते हुए कहा। इस तरह तो ना कहे ना दे, नहीं तो मैं रास्ते में दे देना, नहीं तो मैं रास्ते में मामू से लूँगी। वो ज़ैनब को बात को इग्नोर करते हुए बोली, मैंने पहले ही मना कर चुकी हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे, इसलिए बेकार की मेहनत मत करना। मामू सुबह ही सुबह मामू के हाथों अपनी इज्जत अफजाई करवा लोगी। मामी ने पुरसुकून अंदाज में कहा। कोई प्यार नहीं करता मुझे इस घर में, कैसे जालिम लोगों के बीच पैदा हो गई हूँ मैं। गोलगप्पे तक खाने के पैसे नहीं देता कोई मुझे इस घर में। मुझे तो अपनी पैदाइश पर अफसोस है। या अल्लाह, अगर मुझे पैदा करने थे तो किसी ऐसे घर में करता जहाँ मेरी थोड़ी सी कदर होती। ऊंची ऊंची आवाज़ में किचन में काम करती मामी को सुनाती बाहर की तरफ जा रही थी। सोच रही हूँ अपनी जॉब ही कर लूँ, कम से कम और कुछ नहीं तो गोलगप्पे तो खा सकूँगी। बिल्कुल जॉब करो, लेकिन देगा कौन ये बता दी जाना, मामी ने किचन से पुकारा। अरे कोई तो दे ही देगा, कोई तो होगा जिसे मुझ में कोई काबिलियत नजर आती हो, वरना आपको तो मैं निकम्मी लगती हूँ। वो भी इन्हीं की तरह ऊंची आवाज़ में बोली। बेटा तुम निकम्मी लगती नहीं हो, तुम निकम्मी हो। अब निकलो, देर हो रही है। मामी पीछे से झाड़ू उठाती इसके पीछे ही, जब वो अपनी दुर्गत बनती नजर आती बाहर की तरफ भाग गई। अपने टिफिन में झांक कर देखा क्या बना, दाल चावल ये अब्रिश खाएगी और इसके पैसों से मैं गोलगप्पे खाऊंगी की प्लानिंग करते करते वैन में चढ़ गई।
नहीं नहीं ताबिश साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे कॉलेज की लड़की आपके ऑफिस में काम करेंगी। आपकी कंपनी तो अभी से बहुत बड़े नामों में शामिल हो रही है। मैं लास्ट ईयर की स्टूडेंट से बात करता हूँ। प्रिंसिपल ने खुशी से कहा, ठीक है आप स्टूडेंट से बात कर लें, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली कहना चाहूँगा कि सिर्फ इन लड़कियों के लिए जॉब है जो काबिल है। देखिए मुझे गरीब गुरबा टाइप लड़कियाँ नहीं चाहिए जो काम से ज़्यादा अपनी गुर्बत पर होती हैं। मुझे ऐसी लड़कियाँ चाहिए जो ईमानदारी से काम करे, किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दे। अगर मैं चाहता तो किसी बड़े से बड़े कॉलेज में भी जाकर इस जॉब की ऑफर कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपके कॉलेज में वो लोग पढ़ते हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से पढ़ाया जा रहा है। अक्सर अमीर लोगों की वजह से ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहला मौका इन लोगों को दिया जाए, और मुझे यकीन है कि लोग अच्छी वर्कर साबित होंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ताबिश ने उठते हुए प्रिंसिपल से हाथ मिलाया, जबकि प्रिंसिपल के चेहरे की खुशी देखकर ताबिश को यकीन हो गया वो गलत जगह नहीं आया। ताबिश प्रिंसिपल से मिलकर अभी बाहर आया था जब अचानक एक लड़की बुरी तरह से इससे टकराई। लड़की के हाथ में मौजूद चार्ट की प्लेट इसकी वाइट न्यू ब्रांडेड शर्ट का बेड़ा करक करके इसने गुस्से से एक नज़र अपनी शर्ट को देखा, फिर सामने खड़ी लड़की को। आपको मैनर्स नहीं है? मेरी 60 रुपये की समोसा चाट खा गए आप। वो गुस्से से घूरते हुए बोली, जबकि ताबिश एक लफ्ज़ भी ना बोल पाया। आपके माँ बाबा ने आपको सिखाया नहीं कि इस तरह से किसी से टकराना पूरी बात होती है? भूखे कहीं के। अगर इतना ही चाट खाने का दिल कर रहा तो जलने की क्या ज़रूरत है? वहाँ जाके खुद ले लेते या मुझसे मांग लेते, मैं शेयर कर लेती। गिराने की क्या ज़रूरत थी? इतनी भूख लगी थी मुझे। वो गुस्से से बोली जा रही थी जबकि आवाज़ के शहर में खोया सिर्फ इसके चेहरे के नकूश को देख रहा था। लेकिन इसके चेहरे के एक्सप्रेशन और मासूम लेकिन गुस्सीले लहजे ने ताबिश को एहसास दिलाया कि वो अजीम तरीन गुनाह हो चुका है। गनाह तो तेरे को वाकई अजीम तरीन हो गया, तुझे चाट दी प्लेट छोड़ देती। एक मिनट मैम, आपने मेरी शर्ट ख़राब कर दी और आप मुझसे भाड़ में गई आपकी शर्ट। कपड़े को मामा बाबा नहीं ले देते, लेकिन चाट की प्लेट मामा बाबा नहीं लेके दे सकते। कहते गला ख़राब होता था, बीमार पड़ जाते। आपको इतना भी एहसास है? आपने मेरे 60 रुपये की समोसा चाट अपनी इस शर्ट पर गिरा कर ज़ाया कर दी। वो सूसू करती बोलती सी बहुत क्यूट लग रही थी। शर्ट चाट खाने की वजह से बहुत तेज़ मिर्ची लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो सदमे से बोली जा रही थी। ताबिश के उसके नुकसान पर हैरत के साथ दुख भी हुआ, क्योंकि वो शक्ल से काफ़ी भूखी लग रही थी। अगर इसे कह देता कि इसकी 60 रुपये की चाट के चक्कर में 24,000 की ब्रांडेड शर्ट का जनाजा निकल गया तो यकीनन बेहोश हो जाती। तब इसने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाल कर इसके चाट की भरपाई कर सके। ओ हेलो, समझ कर रखा आपने? पैसे देकर आप मुझ पर एहसान करेंगे? गोया लड़की को गुस्सा आ गया। ताबिश इसे खामोश नजरों से देख रहा था, शायद वो पैसे नहीं लेना चाहती थी। 30 मिनट की ब्रेक होती है, इसमें 15 मिनट लाइन में लगकर चाट लिया मैंने और आपने गिरा दी। अब एहसान करना चाहते हैं कि लाइन में लगकर मुझे 60 रुपये की वही चाट ला कर दें, और ये बड़े बड़े नोट ना दिखाए, मेरे पास भी है। वो अपनी पॉकेट में से 1000 का नोट निकाल कर दिखाते हुए बोली। ताबिश इसकी मासूमाना हरकतें और बातों पर मुस्कुराया जा रहा था। इसने आज तक इस तरह की लड़की नहीं देखी थी। ताबिश को तो याद भी नहीं था कि आखिरी बार इस तरह से खुश कब हुआ था। यहाँ कैंटीन कहाँ है? ताबिश ने पूछा। कैंटीन में क्या करेंगे? जाकर चाट के लिए ठेला लगता है वहाँ। इसने गार्डन की तरफ इशारा किया जहाँ एक ठेले वाले ने ठेला लगाया हुआ था। बहुत सारी लड़कियाँ इसके इर्द गिर्द जमा थी। ठेले वाले ने 2 प्लेटें हाथ में पकड़ी थी। वो बड़े पतीले से चाट एक प्लेट में निकालता, दूसरी प्लेट में रखता और सामने वाली लड़की को दे देता। इसे देखकर ताबिश को अपनी शर्ट से घिन आने लगी। तुम ये खाती हो? ताबिश ने नागवारी से देखा। बिल्कुल ठीक कहते हैं तुम्हारे माँ बापा, तुम्हें ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। उफ, कितना गंदा इस आदमी को देखो, इतना ऐसा लगता है जैसे महीनों से नहाया नहीं है। बस बंद करेंगे ड्रामा, गंदा है, नहाया नहीं है। सामने खड़ी लड़की ने इसकी नकल उतारी। धरक, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ। चलो क्लास शुरू होने वाली है। मैम क्लास में आ गई हैं। अब बिशानी, मुझे बहुत भूख लगी, इनकी गंदी शर्ट मेरा चाट खा गई, अब मैं क्या करूँ? इसका हाथ थामती मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली, जबकि इसका हाथ पकड़े ज़बरदस्ती खींच रही थी। ताबिश की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। न जाने इस लड़की में ऐसा क्या था, बस अपने दिल के बहुत करीब महसूस हुई। चलो जी, ताबिश साहब आ गए तो उधर हुसैन साहब तड़फ तड़फ के ख़त्म हो रहे हैं कि ना वो कुड़ी चाहिए जिन्हें माँ प्यो का ने एक्सीडेंट किया सी। धना के 2 उम्मीदवार आ गए। हुसैन, तुम अपने वालिदैन से बात क्यों नहीं करते? 4 साल से तुम इनको किस बात की सज़ा दे रहे हो? एक लड़की के लिए तुम अपने वालिदैन को छोड़ दोगे क्या? कल दुरक का फ़ोन आया था, इसने बताया कि तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगर वो ज़ारा आंटी के साथ ना होता तो तुमने जाने इसे कैसे अकेले संभालती। जब से हुसैन को पता चला था कि इसकी डैडी से झूठ बोला कि इस लड़की ने नहीं मिल रही, इस वक्त इसे बहुत अफसोस हुआ। 4 साल हो चुके थे इसने ज़हर और रिजवान को एक दूसरे से बात करते हुए सुन लिया। वो 11 साल से एहसास जुर्म में गिरफ्तार दिन रात तड़प रहा था। इसके वालिदैन इसे झूठ बोल रहे थे। इसने अपने बाप पर यकीन किया था कि इसके हर लफ्ज़ को सच समझता था। लेकिन 4 साल पहले जब इससे वो झूठ बोलकर अपने कमरे में चले, तब ज़हरा और वैसी बारे में बात की थी। इत्तेफाक से हुसैन ने सब कुछ सुन लिया। इस दिन के बाद अपने वालिदैन से कट चुका था। इसके वालिदैन इतनी सी बात नहीं समझ सकते थे कि वह दिन रात इस गुनाह की सज़ा काट रहे जिसकी माफ़ी औरत देकर गई थी, लेकिन एक वादे के साथ। और हुसैन वो वादा नहीं निभा सका, क्योंकि इस औरत ने माफ़ी की कीमत अपनी बेटी की हिफाजत और परवरिश रखी थी, जो हो नहीं सका। 4 साल पहले से खुद इस लड़की को ढूंढना शुरू किया था, लेकिन शायद इसकी किस्मत में इससे मिलना लिखा ही नहीं था। वो बिज़नेस के सिलसिले में हर साल पाकिस्तान आता और अब पाकिस्तान में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का इरादा रखता था। 4 साल से इसने कुछ लोग रखे हुए थे इस लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन इसका बाप इस केस को इस तरह बंद करवा चुका था कि कोई जानता ही नहीं था कि इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोग मारे गए। ऐसा कोई केस कानून की किताब में दर्ज ही नहीं था। चलो जी, मुंडा पागल कर देता।
घर वापस आने के बाद भी ताबिश के जहन से वो लड़की ना निकली। इसकी बातें, इसकी मासूमियत पूरी तरह इसके जहन पर सवार हो चुकी थी। वो जितना इस किसी काम पर ध्यान देने की कोशिश करता इतना वो लड़की इसके ऊपर हावी हो जाती। वो तो इसका नाम तक ठीक से नहीं जानता था, शायद इसकी सहेली ने इसे धनक कहकर पुकारा था। हाँ, धनक नाम था इसका। क्या आज के दौर में इतनी मासूम लड़कियाँ होती हैं? वो खुद से सवाल कर रहा था। उफ, क्या हो गया मुझे, क्यों सोच रहा हूँ मैं इसके बारे में? ताबिश ने अपना ध्यान झटका। शायद मेरी वजह से वो भूखी रहेगी। अच्छा ये वो गंदा खाना खाने से तो बेहतर है वो गिर गया। लेकिन वो उदास हो गई थी। हाँ, शायद मुझे इसकी उदासी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे इससे उदास होने से क्यों फ़र्क पड़ रहा है? ताबिश, काम पे फोकस करो। क्यों सो रहे हो तुम? इसने क्यों सोच रहे हो तुम इसको? इसने खुद को डांटा और अपने काम की तरफ तवज्जो हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की फिर से इसका ध्यान खींच गई। उफ लड़की, लगता है तुम्हें चाट खिलानी पड़ेगी, तभी तुम मेरे जहन से निकलोगी। अपनी सोचें छटक कर एक बार फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगा। लेकिन ये काम भी इसे बहुत मुश्किल लग रहा था। इसने लैपटॉप साइड पर रखकर सर बैकग्राउंड के साथ लगा लिया। आंखें बंद करते वो लड़की एक बार फिर से इसके जहन पर सवार होगी। वो बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे होंठों वाली। उफ, ताबिश ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें खोल दी। तुम ऐसे मेरी जान नहीं छोड़ोगी, तुमसे तो मिलना ही पड़ेगा मिस चाट प्लेट। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था जब अगले लम्हे इसके लबों पर मुस्कुराहट ने गहरी संजीदगी की जगह ले ली। क्यों होन की हो गया? या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? ठीक है, दिन अच्छा नहीं गुजरा था, लेकिन लेक्चर तो ध्यान से सुनती है। अब क्या लिखूं, क्या असाइनमेंट बनाऊं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हया यही सब कुछ सोच रही थी कि साथ साथ अपनी बुक्स उलट पलट कर देख रही थी जब अचानक इसकी बुक से वसी का कार्ड गिरा। कोई सोचते हुए अपना फ़ोन उठाया। हाय अल्लाह, इतने भी बुरे हालात नहीं है कि इस नमूने को फ़ोन करूं, और ना ही मैं इतनी नालायक हूँ। ये बात इसने बहुत सोच समझ कर बोली थी। फिर एक बार आज के रिजल्ट पर ही ख्याली नज़र फेरी। हाँ, इतनी भी नालायक नहीं हूँ। वैसे हेल्प लेने में कोई बुराई भी नहीं है। वैसे भी वो नमूना मेरा दोस्त बनना ही चाहता है, लेकिन इस बंदे का एटीट्यूड, उफ। मुझे नहीं लेनी इस बंदे की हेल्प। अगर हेल्प नहीं मिली तो असाइनमेंट कंप्लीट कैसे करूँगी? सोचा मैं कभी वो फ़ोन उठाती तो कभी वापस रख देती। इसी दौरान दरवाज़ा बजा। या अल्लाह, ही रात के 10 बजे कौन टपक पड़ा? इसे पता नहीं है दुनिया की सबसे मासूम बच्ची बैठ कर असाइनमेंट बना रही है। खैर, मैं क्यों कर रही हूँ इतनी मेहनत, जबकि 2 माह बाद तो मैंने यहाँ से चले जाना। गाल तो सही, क्या हूँ तो फ़ोन करेंगी लानती है। हाँ, लेकिन इज्जत से जाना, वरना टीचर्स क्या कहेंगे? एक थी नालायक बच्ची हया, जो कराची की चली गई। वो एक बार फिर से अपनी सोचों में गुम होगी जब दरवाज़ा दोबारा काफ़ी ज़ोर से बजा। अरे दरवाजे वाले को तो मैं भूल ही गई। रुको, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। हया ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगे जब सामने रेहान को देखकर उछल पड़ी। हिटलर, आप आ गए? मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो खुशी से उछलते हुए शुरू हो गई। हया, पहले मुझे अंदर आने का रास्ता तो दो। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हया इसका हाथ पकड़कर अंदर आने लगी। आपने मुझे फ़ोन पर क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? आपको पता है आज मेरा यूनी का पहला दिन था, इतना बोरिंग था कि क्या बताऊँ। सारे के सारे सड़ू हैं, कोई सीधे मुँह बात नहीं करता है। टीचर्स तो इतने अजीब है कि बस घूरते ही रहते हैं, घूरते ही रहते हैं और घूरते ही रहते हैं। आप यहाँ बैठे, मामा को जगा कर लाती हूँ। हया इसे सोफे पर बिठाकर अंदर जाने लगी जब इसने हया का हाथ थाम लिया। सुनो लड़की, किसी को जगाने की जरूरत नहीं, बेकार नींद खराब होगी। ऐसा करो, जो भी बनाए मेरे लिए ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मामा और चाची से मैं सुबह मिल लूँगा, लेकिन तुमने अपनी किताबें क्यों फैलाई हुई हैं? मैं अपनी असाइनमेंट तैयार करी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, फिर आप मेरी हेल्प कर देना। नहीं, बल्कि आप तो थक गए होंगे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, आप खा के रेस्ट करें। असाइनमेंट मैं बना लूँगी। वो किचन में आगे उसके लिए खाना गर्म करने लगी। वो बाहर आई तो रेहान इसकी किताबों में सर दिए बैठा था। यहाँ बैठो, मैं खाना खा के समझाता हूँ। इसने इशारे से बैठने का कहा और खुद खाना खाने लगा। हया मुस्कुराकर बैठ गई, क्योंकि इसे पता था कि रेहान थी हिटलर के होते हुए हयाती मासूम को किसी की ज़रूरत नहीं। खाना खाने के बाद वो इससे समझाने लगा और मैडम समझते समझते से होगी। हया, अपने कमरे में जाकर सो, उठो यहाँ से। हया ने ज़रा सी आंखें खोलकर इसे देखा, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। सुबह इसकी आँख खुली तो दौड़ कर हाल में, जहाँ इसकी बुक्स पड़ी थी जिनमें इसकी असाइनमेंट तैयार थी। दौड़ फिट्टे हाल। और बेचारा मुंडा काम काज तो थके आया थे आके ना, ਉਹਦੀ ਨਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਹਯਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, तू कुछ पुठा सीधा किया ना तो मैं तेने चंडा मारनी है। रेहान के कमरे में झाँका वो सो रहा था। इसके साइड में इस पर थैंक यू नोट छोड़कर भी नहीं आ गई। कुछ दिन पहले दुकान के सामने एक नई दुकान डाली गई थी, नया और सस्ता माल दे रहा है। मेरी दुकान में तो कोई आता नहीं, बहुत कम आमदनी होगी। सब अगर कमेटी तोड़ दी तो घर में ही पैसे खर्च हो जाएंगे। अब्रिश की शादी कैसे करेंगे? बेशक अब्रिश से कम बात करता था, लेकिन इसका बाप तो इसके बारे में सोचना इसका हक बनता था ना। बहुत मुश्किल से इसके लिए दहेज के पैसे जमा कर रहा था। अगर कमेटी खुली तो अब्रिश की शादी कैसे करेंगे? परेशानी से सोच रहे थे। नन्मा इनके साथ वाली चारपाई पे बैठी ने देख रही थी। चाहो तो ऊपर वाले कमरे किराए पर लगा दूँ, वैसे भी तो ऐसे ही पड़े। अजीम ने कहा तो नजमा सोचने की। ठीक है, ऐसे भी तो ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा दूसरी तरफ खुलता है। अच्छा ही अगर कोई आकर रह जाए तो कुछ नहीं तो किराया तो जाएगा आएगा, कमेटी नहीं तोड़नी पड़ेगी। नजमा ने अजीम को बात समझते हुए कहा। ठीक है, मैं आज ही कुछ लोगों को कह देता हूँ कि किराए के लिए 2 कमरे खाली, अगर कोई रहना चाहता तो हमारा गुजारा हो जाएगा। ध्यान की आँख खुली तो अपनी साइड टेबल पर हया का नोट देखा। थैंक यू हिटलर, आपको पता है कि आप मेरे हीरो, आप मेरी हर प्रॉब्लम दूर कर देते हो। इसने मुस्कुराते हुए तहरी पड़ी। आपका इरादा सब ज़ोबिया और जायमा से मिलने का था। रात को देर से आने की वजह से वो सो गई थी, लेकिन वो जानता था कि इसकी हया ने ढिंडोरा पीट दिया होगा कि वो वापस आ चुका है।
नाश्ता करने के बाद इसका इरादा हुसैन से मिलने के लिए जाने का था, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकला कि थोड़ा सा वक्त अपनी माँ के साथ गुजार सके। अच्छा जी, हद है, एक से बढ़कर एक निकम्मे जमा हुए हैं। अभी तुम लोगों से काम नहीं होता तो सीधी तरह से बता दो, कम से कम मेरा वक्त आया ना करो। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने तुम लोग को इस नौकरी पर रखा है। आज शाम का वक्त है, अगर ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई तो सबके सब फारिग कर दूंगा। बहुत वक्त बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, एक काम ढंग से नहीं होता। वो फाइल टेबल पर पटकते हुए गुस्से से अपने ऑफिस के सभी वर्कर्स को डांट रहा था, जबकि बाहर रेहान इसके गुस्से से भरपूर आवाज़ सुनकर मुस्कुराया था। वो कभी नॉर्मल बात नहीं करता था, न जाने से इतना गुस्सा क्यों आता था। मतलब सारे वर्कर्स की सांसें सूखी हुई थी। थोड़ी देर के बाद सारी वर्कर्स नजर झुकाए मुँह फुलाए बाहर आए, जिन्हें देखकर रेहान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। बिकॉज नेचर नेवर बी चेंज्ड, फितरत तो ही रही है बंदे दी। और रेहान कैसे हो? रेहान को देखकर इसे खुशी हो रही थी। अल्लाह का शुक्र, आज तो तुम सब वर्कर्स को बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, क्या बात है, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। रेहान ने पूछा। परेशानी की वजह तो है, तुम जानते हो कितना वक्त हो गया इस कंपनी को स्टार्ट किए हुए, अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुंचे जहाँ पे पहुंचाना चाहता हूँ। एक से बढ़कर एक निकम्मा और बेकार वर्कर मेरी, मुझे पूरी टीम ही चेंज करनी पड़ेगी। खैर दुरक को बुलाना होगा कुछ ही दिन में वो यहाँ पे, ताकि वो भी कुछ संभाले। अगर दुरक को यहाँ पर बुला लो तो वहाँ पर तुम्हारे वालिदैन को कौन संभालेगा? रेहान ने पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कि मेरे बाप बाप को संभालेगा? अब अगर तुम नहीं संभालोगे तो कोई तो उनके पास होना चाहिए ना इनका ख्याल रखने के लिए। दुरक तुमसे अच्छा बेटा साबित हो रहा है इनके लिए। अब देखो ना, आधी रात अंकल की तबीयत खराब होगी, अगर वो ना होता तो आंटी कैसे संभालती। वो तो शुक्र है कि दुरक वहाँ पर था, वरना न जाने क्या होता। ये क्या कह रहे हो तुम? वो तुम्हें डैडी की तबीयत खराब होगी और तुम, इन्होंने मुझे बताया नहीं, इन्होंने फ़ोन किया था, तुमने उठाया नहीं। रेहान ने इसकी बात काटी। हाँ मैं मीटिंग में था तब, हुसैन ने अपनी गलती कबूल की। 6 महीने गुस्से 6 महीने हो चुके इन लोगों को तुम्हें देखे हुए। क्या तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है कि तुम्हारी वालदैन की तुम्हारी की ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है? क्या वो तुम्हारी तलाश तुम्हारे वालिदैन से भी बड़ी है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि डैड की तबीयत ख़राब होगी। किसी ने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। जिस वक्त मामा ने फ़ोन किया था जब मैं बिजी था, और बाद में इन्होंने मुझे फ़ोन ही नहीं किया। फ़ोन तुम भी कर सकते थे ना हुसैन, वो तुम्हारे वालिदैन है। हुसैन तुमसे मोहब्बत करते हैं, इन्हें सवाए तुम्हारी मोहब्बत के कुछ नहीं चाहिए। हुसैन इस दुनिया में वालिदैन से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। ये वो वफ़ाद रिश्ता है जिसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं होती। खुदा के लिए इस रिश्ते को इग्नोर मत करो, बहुत पछताओगे। खैर मुझे बहुत भूख लगी, चलो करीबी रेस्टोरेंट में चल के कुछ खाते हैं, फिर बात करते हैं। रेहान से परेशान होते देखते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, नाइस जोक। मुझे इतनी हंसी आ रही कि मैं हंस हंस कर पागल हो जाऊंगा। खबरदार रेहान, जो तुम्हें दोबारा सा मजाक मेरे साथ किया। दुरक इसकी बात सुनकर कहकर लगाता अपना मजाक उड़ाता, फिर परेशानी से बोला। सॉरी जिगर, मुझे जो खबर मिली मैंने तुम तक पहुंचा दी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आखिर हुसैन 6 माह बाद अपने वालिदैन से मिलने जा रहा है। इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन वो मुझे पाक क्यों बुला रहा है? दुरक कितनी बार समझाया तुम्हें, पाक नहीं पाकिस्तान कहा करो। अजीब लगते हैं मुझे वो लोग जो अपने मुल्क का नाम पूरा नहीं ले सकते। इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा गया था। रेहान हमेशा की तरह चिढ़ गया। ओके ओके बॉस, सॉरी, पाकिस्तान क्यों बुला रहा है मुझे हुसैन? दुरक ने अपना जुमला ठीक करते हुए पूछा। क्योंकि वो थोड़ा वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारना चाहता है, रेहान ने बताया। तो दुरक कुछ नहीं बोला, वो खुद भी यही चाहता था। चल भी आंदा पे हुन दुरक कितना ला रहा हाले तक ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं आया हुसैन ਦੇ ਨਾਲ कुड़ी नहीं आई, क्योंकि वो कुड़ी तो ਲੱਭ नहीं रही। ਤੇ ਹੋਰ दुरक ਉਹ नहीं आई, अबरिश ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ नहीं आया। ਮੈਨੂੰ लगता दुरक तो नहीं आ रहा, उत्तों तक आए थे चढ़न भी लग गया। वो लड़की ताबिश के जहन पर बुरी तरह से सवार हो गई थी। एक हफ्ता गुजर चुका था इससे मिले हुए, लेकिन वो थी कि इसके जहन से जा ही नहीं रही थी। उठते बैठते जागते सोते खाते पीते, यहाँ तक कि नहाते हुए भी इसे वही लड़की हर तरफ नजर आती। इतनी भी हसीन नहीं थी। ताबिश ने अपने जहन को झटलाया, क्योंकि जिस चीज़ की इसका दिल और दिमाग निशानदी कर रहा था वो इसको कबूल नहीं करना चाहता था। एक ही बार में मोहब्बत नहीं हो सकती ना। इसने दिमाग को झुटलाते हुए बड़बड़ाया। मोहब्बत? वो अपनी सोच पर हैरान हुआ। हुसैन काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन शायद अंदर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ न गई थी। इसने आगे पीछे बैल को ढूंढना चाहा, लेकिन नाकामयाब। इस फ्लैट के बाहर कोई बैल न लगी थी। इस बार हुसैन ने ज़रा ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो इस बार दरवाज़ा खुला और एक लड़की बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कासिम से मिलना है। इसने फ़ौरन लड़की से कहा। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आ जाए, वो सो रहे। सॉरी आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, वो मैं ऊपर थी और कासिम सो रहे थे। लड़की माजरत करती हुई इसे अंदर ले गई, लेकिन इससे ज़्यादा हुसैन खुद शर्मिंदा हो चुका था, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और बहुत मुश्किल से चल रही थी। नहीं कोई बात नहीं, मैंने भी कुछ ज़्यादा जल्दी में जा रखी थी। वो कब से दरवाजे को बार बार बचाया जा रहा था, इसलिए शर्मिंदा होकर बोला तो रानिया मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं कासिम को बुलाती हूँ। वो इसे बाहर बिठाकर खुद कमरे में चली गई। हाँ लानती औरत, लानती औरत। कासिम उठे, बाहर कोई आया हुआ है आपसे मिलने के लिए, रानी ने इसे जगाते हुए कहा। पिछले 2 दिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से कासिम रात को बहुत देर से आता था, और फिर आज मुश्किल से इतवार की छुट्टी मिली थी। वो काफ़ी देर तक सोता रहा। कासिम उठे, कोई बाहर आया हुआ है, रानी ने इसे जगाते हुए कहा। तो इसने ज़रा सी आँख खोलकर इसे यकीन दिलाया कि वो जाग चुका है। रानी तुमने इस तरह से किसी को भी बिठा दिया? मुझे तो जगा तो लेती पहले। वो इसे अक्सर अनजान लोगों को घर में लाने से मना करता था। नहीं कासिम, वो कोई अनजान नहीं, वो हमारे निकाह में शामिल थे, वरना मैं कभी अंदर न बुलाती, रानी ने कहा। तो कासिम फ़ौरन समझ गया, क्योंकि इसके निकाह में सिर्फ इसके कुछ खास दोस्त ही थे। वो जैसे शॉर्ट ट्राउज़र शर्ट में था, वैसे ही बाहर आ गया। वो दोस्तों से मिलने के लिए कभी भी तकल्लुफ़ नहीं करता था। अगले 2 मिनटों में कासिम को खुशगवार मूड में आवाज़ आई। बेगम जानी चाय बनाओ, मेरा दोस्त है। और रानिया मुस्कुराते हुए बेड से उठी।
रानी को चाय का बोल कर इसके पास आ बैठा। कितने दिनों के बाद मिले थे वो, और इन चारों दोस्तों में कासिम इनके मुकाबले में अमीर ना था। वो एक काम से जॉब करता था, एक छोटा सा फ्लैट था, लेकिन इस सब के बावजूद बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारा था। ज़िंदगी में बस एक ही लड़की को चाहा था, इसे हासिल करने के लिए इसे घर से भगा लेगी। इसका मतलब ये नहीं था कि एहसास नहीं है। रानी को अक्सर होते देखकर इसे कितनी बार कह चुका था कि वो इनके घर चलकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। अगर कासिम इसे खुदकुशी की धमकी ना देगा तो शायद रानिया कभी घर से भागकर इसके साथ ना आती। लाख दी लानत ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी ते, लानती हो तो इज्जत ना ब्याह कर लेंदे बगैर तो। शादी के 4 साल बाद जब रानी को कोई औलाद न हुई तो अपने माँ बाप की बद्दुआ समझने लगी, लेकिन फिर इसकी शिकायत भी एक दिन दूर होगी। रानी और कासिम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन ना तो कासिम की फैमिली ने रानी को कबूल किया, ना ही रानी की फैमिली ने कासिम को। इसलिए कासिम ने इसे सबसे अलग रखा था। इन दोनों की ज़िंदगी में अक्सर किसी तीसरे वजूद की जगह थी, तो बस इनके आने वाले बच्चे की। तुम बैठो, मैं रानी की मदद करके आता हूँ। रेहान दुरक और हुसैन इसी जोरू का गुलाम तो कभी रंजन मरीद कहते थे, जिसे वो खुशी से कबूल करता था। वो रानी की हेल्प करने आया तो रानी ने इसे घूरा, मैं कर लूँगी, आप जाएँ अपने दोस्त के पास बैठे। नहीं बेगम जानी, आप ये चाय कप में डालें, तब तक मैं ये सब बाहर रखता हूँ। वो चाय के लवाजमात की तरफ इशारा करता इन्हें उठाकर बाहर ले गया। वो जितना अपनी किस्मत पर रश करती कम था, कोई शख्स इसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। रानी अक्सर सोचती, लेकिन जब इसे अपने बाप का ख्याल आता तो उदास हो जाती। इसका बाप अपनी बेटियों को परिया कहा करता था और कहता था वो अपनी परियों को रुखसत करेगा, लेकिन इसकी परी रुखसत ना हुई। इसकी परी भाग गई थी, और भागा हुआ वजूद वापसी की राह बंद करके भागकर वो भी अपनी वापसी के तमाम राह बंद कर रही थी। लानती औरत अब सिर्फ अपनी वापसी से राह नहीं, अगले बंदे वास्ते जो मुश्किलात पाकर अंदा ओद की सी। जी तो गाइज, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। भी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। जी, पहला कमेंट है ताहा अदील। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बहुत मज़े का नावल था, लवली स्टोरी। मालिक सबा, वालेकुम अस्सलाम। नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। टीचर स्टूडेंट बेस्ड नावल की स्टोरी बहुत अच्छी होती है। सोहन का क्या ही कह रहा, कैसे बेचारी यूनिवर्सिटी गई जल्दी जल्दी में, लेकिन पैसों की वजह से वहाँ गेट पर उसकी मुलाकात मोहित से होगी। ते होर की हिटलर ने उत्थे गेट ते फाड़ लिया। स्टोरी बहुत फ़नी थी। फिर बेचारी दूसरे दिन भी लेट हो गई, लेकिन उसी दिन उसका क्लासमेट होने का अंदाज़। फिर बेचारे मोहित का गुस्सा ही आना था, लेकिन सोहन करे क्या किया, उन्हें और उल्टा में वेल्ला ही चाया। और घर वापस आकर उसने मोहित की क्लास लगवा दी इसके बाप से, लेकिन मोहित से डरती थी वो। उसके सामने बात तो कर लेती थी, लेकिन मर मर के। और जब उसने मोहित के रूम की सफाई की, तब वो क्या किया उसने बेचारे ने बोला तो मेरे बहुत ही दुख होया सी। फिर मोहित को गुस्सा कर देखकर मरने का सोच रही थी वो तो उसी बात ढूंढ रही थी जिसकी वजह से बनाकर वो मोहित से शादी से इनकार कर दी, लेकिन मोहित ने शादी की बात कर दी। फिर एंड वाले सीन में उनकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी। वैसे सारा नावल ही इंटरेस्टिंग था। थैंक यू, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन। जज़ाक अल्लाह प्यारी, दुआ में याद रखें हमेशा। ज़बी शाह या ज़ेबी शाह, आपकी वंडरफुल नावल बहुत अच्छा था, पढ़ के दिल खुश हो गया। प्लीज़ इसी तरह के नावल और भी रीड करें इंशाल्लाह। जी आगे भी अच्छे अच्छे नावल आपको मिलते रहेंगे। सायरा रियाज बहुत अच्छा, अक्सर छोटे नावल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इंसान का करेक्टर सबसे मज़े का था। हाँ जी, मुझे भी नावल बड़ा अच्छा लगा। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, लवली स्टोरी। अच्छा जी तो गाइस, यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, वीडियो भी इख्तिताम को पहुँच रही है। तो कैसा लगा आपको नावल की फ़र्स्ट एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे सेकंड एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये अरीज का नावल है, और अरीज को एडवांस हैप्पी बर्थडे विश करें। बाकी इंशाल्लाह कल रात को विश करेंगे। अगर तो पहले एपिसोड दे रही तो फिर एडवांस विश कर देंगे, नहीं तो फिर वैसे विश कर देंगे, ठीक है। परसों उसकी बर्थडे है 12 दिसंबर, तो उसकी अपनी दुआ में याद रखें और मुझे भी रखें। मुझे इजाज़त दें और मैं चलती हूँ ताकि आप तक जल्दी से एपिसोड दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़ जी।